10 महीने बाद एयरपोर्ट पर शोर बहुत तेज था। लोग बेतहाशा आ जा रहे थे, अपने सूटकेस, अपनी गाड़ियां, अपने बच्चों को घसीटते हुए। मैंने ऊपर स्क्रीन पर देखा, मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने और डिपार्चर का सही समय जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे अकेले यात्रा करना पसंद नहीं था। मुझे कभी भी उड़ान भरने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। मैं अब अकेला था। वहां सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। मैंने अपनी घड़ी देखी और फिर स्क्रीन पर देखा। मेरे पास खाली समय था। मैं टर्मिनल में कॉफी पी सकता था और कुछ देर पढ़ सकता था। शायद इससे मैं शांत हो जाऊंगा। मैं मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरा। मुझे इससे नफरत थी, मुझे तलाशी से नफरत थी, और ऐसा हमेशा होता था क्योंकि मेरे पास हमेशा कुछ ऐसा होता था जिससे अलार्म बज जाता था। शायद ये वह लोहे का दिल था जो मुझे बताया गया था कि मैं अपने सीने में रखता हूं। मैंने अपना बैग कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया, अपनी घड़ी और ब्रेसलेट्स उतार दिए, पेंडेंट वाला हार उतार दिया जो मैं हमेशा पहनता था। भले ही मुझे इसे बहुत पहले उतार देना चाहिए था, और इसे अपने सेल फोन और जेब में रखे हुए अतिरिक्त सिक्कों के पास रख दिया। आपके जूते भी मिस? युवा टीएसए कर्मचारी ने थके हुए स्वर में कहा। मुझे समझ में आ गया। नौकरी आशाहीनता की परिभाषा थी। यह शायद आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, एक ही बात को बार बार करना और कहना, पूरे दिन, हर दिन। मैंने अपने सफेद चक्स को ट्रे पर रख दिया और खुश था कि मैंने कुछ शर्मनाक डिजाइन वाले छोटे बच्चों के मौजों के बजाय सादे मौजे चुने थे। जैसे ही मेरी चीजें बेल्ट पर आगे बढ़ीं, मैं स्कैनर से गुजरा और निश्चित रूप से यह बीप करने लगा। कृपया एक तरफ हट जाओ, अपनी बाहें फैलाओ और अपने पैर फैलाओ, उस व्यक्ति ने आदेश दिया, और मैंने आह भरी। क्या मेरे पास कोई धातु की वस्तु, कोई नुकीली वस्तु, किसी तरह की? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। अधिकारी को मेरी पीठ थपथपाने दिया। ऐसा हमेशा होता है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद यह कोई भराई है। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन इससे मुझे केवल यही इच्छा हुई कि वह जल्दी से जल्दी मुझसे अपने हाथ हटा ले। जब उसने आखिरकार मुझे जाने दिया तो मैंने अपना सामान उठाया और सीधे ड्यूटी फ्री शॉप में चला गया। हेलो, जायंट टोब्लरोन्स, मुझे साइन अप करें। हवाई अड्डे पर जाने के बारे में यही एक सुखद बात थी। मैंने 2 खरीदे, उन्हें अपने हाथ के सामान में रखा और अपना डिपार्चर गेट ढूंढने चला गया। LAX बहुत बड़ा था, लेकिन सौभाग्य से मुझे दूर नहीं जाना पड़ा। एरो के निशान पर चलना मुझे सही डायरेक्शन में पॉइंट करने का मतलब था। मैं दर्जनों भाषाओं में गुड बाय कहने वाले साइन से गुजरा और फिर वहां पहुंचा जहां मैं जा रहा था। गेट खाली था, इसलिए मैंने खिड़की के पास एक कुर्सी पकड़ी, अपनी किताब निकाली और अपना टोब्लरोन शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वह लेटर जो मैंने पन्नों के बीच में ठूंसा था, मेरी गोद में नहीं आ गया, जिससे वे यादें ताजा हो गईं जो मैंने कसम खाकर कहा था कि वे मर चुकी हैं और दफन हो चुकी हैं। मुझे अपने पेट के गड्ढे में कुछ खोखलापन महसूस हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेजिनेशंस की एक धारा उमड़ रही थी, और जो एक सुकून भरा दिन था वह एक तरह से खत्म हो गया। 9 महीने पहले निकोलस के जाने की खबर अनएक्सपेक्टेड माध्यमों से मुझ तक पहुंची। कोई भी मुझसे उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, और यह स्पष्ट था कि उसने सभी को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था। यहाँ तक कि जेना भी इस टॉपिक पर चुप थी, और मुझे पता था कि वे एक दूसरे को 1 से अधिक बार देख चुके थे। कभी कभी उसके चेहरे पर जो चिंता मैंने देखी, वह शायद उन चीजों को दर्शाती होगी जो उसने तब देखी थीं जब वह और लायन निक के अपार्टमेंट में गए थे। उसकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। एक बार फिर यह मेरी गलती थी। मैंने निक को फिर से नहीं देखा था, और मैं यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे अलग होने के ठीक 2 सप्ताह बाद मेरे अपार्टमेंट में मेरे कुछ सामान के साथ कुछ बॉक्सेस दिखाई दिए। जब मैंने एन को एक जानवरों के क्रेट में देखा तो मुझे एंजाइटी अटैक आया, और मैं तब तक रोती रही जब तक कि मैं थक नहीं गई। हमारी छोटी सी बिल्ली अब वह पूरी तरह से मेरी थी। मुझे उसे अपनी माँ के पास छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे रूममेट को एलर्जी थी। अलविदा कहना मुश्किल था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे जीवन का वह टाइम जब मैं बस रोती रही, मैंने इसे अपना डार्क एजेस कहा, क्योंकि यह ऐसा ही था।
मैं बिना रोशनी वाली एक काली सुरंग में थी, अंधेरे में डूबी हुई थी। सूरज की रोशनी होने पर भी बाहर नहीं आ पाती थी। यहाँ तक कि जब मेरे बिस्तर के पास रोशनी होती थी, मुझे लगभग हर रोज घबराहट के दौरे पड़ते थे, जब तक कि मैं आखिरकार डॉक्टर के पास नहीं गई और उसने मुझे सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। पहले तो मुझे थेरेपी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे मुझे मदद मिली, क्योंकि आखिरकार मैंने सुबह उठना और एक इंसान की तरह बुनियादी काम करना शुरू कर दिया। उस रात तक, जिस रात मुझे एहसास हुआ कि निक जा रहा है, सब कुछ खत्म हो गया था, और इस बार यह हमेशा के लिए था। मुझे कैंपस के कैफेटेरिया में रोजमर्रा की बातचीत से पता चला। उस समय कॉलेज की लड़कियां भी निक के बारे में मुझसे ज्यादा जानती थीं। ये लड़की मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में गॉसिप कर रही थी, और बिना यह जाने कि वह कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क जा रहा है। कुछ लड़कियों ने मेरे शरीर को जकड़ लिया और मुझे अपनी कार में बैठने और निक के अपार्टमेंट तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उस जगह के बारे में, जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में न सोचने की कोशिश की थी, लेकिन मैं निक को जाने नहीं दे सकती थी। उसे देखे बिना नहीं, कम से कम बात किए बिना नहीं। जिस रात हमने ब्रेकअप किया था, उसके बाद से यह पहली बार था जब हम एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर फर्श पर मुड़ने के कगार पर थे। मैं उसकी बिल्डिंग में पहुंची, लिफ्ट में चढ़ी और उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मैं उसे क्या बताने जा रही थी? मैं उसे माफ करने, उसे जाने से रोकने, उसे फिर से मुझसे प्यार करने के लिए क्या कर सकती थी? जब मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो मैं लगभग बेहोश हो गई। मैं डरी हुई थी, दुखी थी, तड़प रही थी। जब उसने दरवाजा खोला, हमने पहले कुछ नहीं कहा, हमने बस देखा। उसने मेरी उम्मीद नहीं की थी। मैं लगभग गारंटी दे सकती हूँ कि उसका प्लान मुझे देखे बिना जाने का था, मुझे भूल जाने का था। वह ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसे एहसास नहीं था कि मैं उसके लिए ये इतना आसान नहीं बनाऊंगी। तनाव लगभग साफ दिख रहा था। वह इनक्रेडिबल लग रहा था। गहरे रंग की जीन्स, सफेद शर्ट, बिखरे बाल, इनक्रेडिबल, लेकिन उससे भी अधिक। वह हमेशा अच्छा दिखता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। वह चमक जो उसकी आंखों में हर बार दिखाई देती थी जब वह मुझे आते देखता था, वह चली गई थी। और उसके साथ वह मैजिक जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता था जब भी हम एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। वह बहुत सुंदर था, बहुत लंबा था, और वह मेरा हुआ करता था। मुझे लगा जैसे मुझे सजा दी जा रही है, जैसे कोई मेरी नाक में दम कर रहा है जो मैंने खो दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और कठोर थी, और मुझे मेरी जड़ता से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मेरी आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं उसे क्या बता सकती थी? मैं ऐसा क्या कर सकती थी जिससे वह मेरी ओर ऐसे देखे जैसे मैं उसकी आंखों का तारा हूँ, उसकी उम्मीद हूँ, उसका जीवन हूँ? वह सुनना भी नहीं चाहता था और मेरे सामने दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने एक फैसला किया, अगर मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगी। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैं उसे खो नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती थी। जब मैंने उसे वहां देखा तो मेरी आत्मा दुखी हो गई, और मैं उससे यह भी नहीं कह सकती थी कि वह मुझे गले लगाए, उस दर्द को शांत करे जो एक दिन से दूसरे दिन तक मुझे खाए जा रहा था। मैंने उसे रोका, अपना रास्ता बनाते हुए उसके अपार्टमेंट में घुस गई। वह अपार्टमेंट जहां कभी मैं रहा करती थी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। वह मेरे पीछे लिविंग रूम में आया। यह पहचानना मुश्किल था। हर जगह बक्से थे, सोफे और कॉफी टेबल पर सफेद चादरें और यादें, साथ में नाश्ता करने की कभी ना खत्म होने वाली यादें, सोफे पर चुपके से किए गए किसेस, फिल्म देखते समय गले लगना, निक का खाना बनाना, कुशन्स पर खुशी से आहें भरना, और वह मेरी सांसें रोक रहा हो। यह सब चला गया था, कुछ भी नहीं बचा था। फिर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, और खुद को रोक नहीं पाने के कारण मैंने हकलाते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते। चली जाओ नोवा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उसने जवाब दिया। उसने गुस्से में अपना जबड़ा कस लिया। उसके बिहेवियर ने मुझे चौंका दिया, और मैं और जोर से रोने लगी। नहीं डैमेट, मैं नहीं जाऊंगी, कम से कम तुम्हारे बिना तो नहीं। निक प्लीज, मैं तुम्हें खो नहीं सकती।
मेरे शब्द सरल नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से सच्चे थे। मैं उसके बिना जीवन नहीं जी सकती थी। निकोलस की सांसें तेज लग रही थीं। मुझे डर था कि मैं उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हूं, लेकिन मैं वहां थी। मैं उसे अपना सब कुछ दे सकती थी। छोड़ो। उसका आदेश स्पष्ट और संक्षिप्त था, लेकिन मैं उसकी बात ना मानने में एक्सपर्ट थी। मैं हमेशा से थी। मैं अब बदलने वाली नहीं थी। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? मैंने पूछा। वाक्य के बीच में ही मेरी आवाज फट गई। मैंने इधर उधर देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे बिना मुश्किल से सांस ले पाती हूँ। मैं सुबह मुश्किल से उठ पाती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए सोती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए उठती हूँ। मैं तुम्हारे लिए रोती हूँ। मैंने बेचैनी से अपने आंसू पोंछे। निकोलस आगे बढ़ा, मुझे शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उसने मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया, बहुत कसकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूं? उसने गुस्से में पूछा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। भगवान मेरी त्वचा पर उसके हाथों को महसूस करना। भले ही वह इशारा बदसूरत था, पर मुझे ताकत देता था। मैं उसके साथ संपर्क को इतनी बुरी तरह से खो चुकी थी। यह मेरी आत्मा के बीच में एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसे महसूस करना एक बात थी, पर उसकी खूबसूरत आंखों में खुद के लिए नफरत को उबलते हुए देखना दूसरी बात थी। मैंने एक गलती की, एक बहुत बड़ी, माफ न करने लायक गलती, लेकिन तुम इससे हमारे बीच जो कुछ भी है उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैंने ऊपर देखा। इस बार उसे मुझ पर विश्वास करने की जरूरत थी, यह देखने के लिए कि मैं दिल से बोल रही थी। मैं कभी किसी से उस तरह प्यार नहीं करूंगी जैसा मैं तुमसे करती हूँ। ये शब्द जलते हुए लग रहे थे, क्योंकि वह दूर हट गया, मुड़ा, डेस्परेशन में अपने बालों में हाथ फेरा और फिर पीछे देखा। वह लगभग मानसिक रूप से प्रभावित लग रहा था, अपने जीवन के सबसे बुरे संघर्ष में फंसा हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने पूछा, और मेरा दिल फिर से टूट गया जब मैंने सुना कि उसके लिए बोलना कितना मुश्किल था। मैंने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वह दुखी था। ये मेरी गलती थी, और मैं बस यही चाहती थी कि वह मुझे अपनी बाहों में थामे, मुझे फिर से गले लगाए, मुझे बताए कि इस सब का कोई समाधान है। मुझे याद भी नहीं है, मैंने दर्द में कहा। और यह सच था, मैंने नहीं किया। मेरे दिमाग ने इसे रोक दिया था। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को कितनी तबाह हो गई थी जब मुझे लगा कि मैंने भी वही किया है जो उसने किया था। मेरे विचार ने कि मैं उसे रोक नहीं सकती थी। मेरे दिमाग मेरी आत्मा को मेरे शरीर से दूर कर दिया था। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी याद नहीं है, निक। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वैसे ही देखो जैसे तुम पहले देखते थे। मैं अपनी सोच खो बैठी। मेरा दिल दुख रहा था। भले ही मैंने उसे वहाँ देखा था, लेकिन वह बहुत दूर लग रहा था। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ कर दो। उसने मुझे अविश्वसनीय रूप से देखा, जैसे कि मैं असंभव मांग रही थी, मानो मेरे शब्द मजाकिया या असंगत थे। और मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। क्या मैं किसी को धोखा देने के लिए माफ कर सकती थी? क्या मैं निक को माफ कर सकती थी? मुझे अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हुआ। मेरे लिए जवाब जानने के लिए इतना ही काफी था। नहीं, बेशक मैं माफ नहीं करती। इसके बारे में सोचते ही मुझे अपने बाल नोचने और छवि को भूल जाने का मन हुआ। निक और कोई और लड़की, जो सवाल मेरे दिमाग में आया। मैंने अपने आंसू अपनी बाह से पोंछे, यह महसूस करते हुए कि कोई मतलब नहीं था। हम कुछ पलों के लिए चुप रहे, और मुझे पता था कि मुझे जाना चाहिए। मैं नुकसान की भावना को सहन नहीं कर सकती थी, और मैंने उसे खो दिया था, और कोई भी भीख मांगने से वह वापस नहीं आ सकता था। मेरे आंसू चुपचाप बहते रहे। तो यह हमारा अलविदा था। अलविदा। हे भगवान, मैं निक को अलविदा कह रही थी। इसके लिए क्या स्क्रिप्ट थी? आपने उस व्यक्ति को कैसे अलविदा कहा जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत थी? मैं दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन निक मेरे पास से गुजरा। अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे, मेरे कंधों को पकड़ा, मुझे अपने पास खींचा, मुझे स्थिर कर दिया, और मुझे एक ऐसा किस मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ा। मेरे पास यह सोचने का समय नहीं था कि क्या हो रहा था। मेरी पीठ दीवार से टकराई, और उसने मुझे वहीं पकड़ लिया, मेरे मुंह को ढूंढते हुए, मानो वह उसकी जीवन रेखा हो। मैंने उसे अपने पास खींचा, और उसकी जीभ मेरे मुंह को टटोलने लगी, और उसके हाथ मेरे शरीर पर फिसलने लगे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसका रवैया ज्यादा आग्रही हो गया। उसका किस कठोर और ठंडा हो गया। उसने मुझे पीछे खींच लिया और मुझे जोर से अपने से दूर धकेल दिया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। मुझे घुटन महसूस हुई।
मुझे जाना था। हम जो कर रहे थे वह बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं उसके गाल पर हाथ फेरना चाहती थी, उसके आंसू पोंछना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि मुझे 1000 बार माफी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उसने उस समय मेरे चेहरे पर क्या देखा था, लेकिन उसकी आंखें क्रोध और दर्द से चमक रही थीं। एक ऐसा दर्द जिसे मैं अच्छी तरह से जानती थी। मैं तुमसे प्यार करता था, उसने कहा, अपना सिर मेरी गर्दन में दबाते हुए। मैंने महसूस किया कि वह कांप रहा था और मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं उसे कभी जाने नहीं देना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता था, धिक्कार है, उसने दोहराया, इस बार चिल्लाते हुए, मुझसे दूर हटते हुए। वह मेरी ओर देखने के लिए पीछे हट गया, जैसे उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने नीचे देखा, फिर उसने मेरी आंखों में देखा। उसने कहा, इस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ और वापस आने के बारे में कभी मत सोचना। तब मुझे पता चला कि सब कुछ खो गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन अब उनमें प्यार का कोई निशान नहीं था, बस दर्द ही दर्द और नफरत, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे वापस पा सकती हूँ। मैंने सोचा था कि उसके लिए मेरा प्यार ही काफी होगा, लेकिन मैं बहुत गलत थी। नफरत प्यार से बस एक कदम दूर थी और मैं उसे वह कदम उठाते हुए देख रही थी। मैंने उसके बाद से उसको नहीं देखा। मिस्टर, मैंने अपने बगल में एक आवाज सुनी जो मुझे वास्तविकता में वापस ला रही थी। मैंने पत्र से नजर उठाई और एक फ्लाइट अटेंडेंट को अधीरता से मेरी ओर देखते हुए देखा। हाँ, मैंने बैठते हुए कहा, और मेरी गोद में रखी किताब और टोबलरोन जमीन पर गिर गए। मैंने चारों ओर देखा। धिक्कार है, मैं गेट पर बचा आखिरी व्यक्ति था। एयरलाइन के कर्मचारी जेटवे से मुझे घूर रहे थे जो विमान की ओर जाता था। मैं खड़ा हो गया। अरे, मुझे खेद है, मैंने कहा, अपने बैग में अपनी आईडी और टिकट ढूंढते हुए। लड़की ने उन्हें लिया और दरवाजे की ओर चल दी। मैं उसके पीछे पीछे चला गया, पहले से ही चारों ओर देखता रहा कि मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ। आपकी सीट पीछे दाईं ओर है, आपकी उड़ान अच्छी हो। मैंने सिर हिलाया और गलियारे से नीचे चला गया। मेरे पेट में घबराहट की भावना थी। न्यूयॉर्क के लिए 6 घंटे की उड़ान, मेरे सामने यही था। यात्रा अनंत लग रही थी। मैं यह सोचना भी नहीं चाहता था कि जुलाई के मध्य में न्यूयॉर्क कितना उमस भरा होगा, और मैं खुश था कि मैं वहां ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। मुझे बस एक काम करना था। मैं सीधे विमान से एयर ट्रेन तक चला गया, जिस पर मैं जमैका स्टेशन तक गया। वहां से मैं ईस्ट हैम्पटन ट्रेन पकड़ूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी घमंडी जगह जा रहा हूं जहां जाने की मुझे कभी परवाह नहीं थी, लेकिन जेना अपनी शादी के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती थी और हर छोटी बड़ी बात को व्यवस्थित करने में महीनों लगा दिए थे। उसकी माँ के पास हमेशा से वहां एक हवेली थी और वे लगभग हमेशा गर्मियों में वहां जाते थे। जीना को यह बहुत पसंद था। यहाँ उसकी बचपन की सारी यादें थीं और बेशक यह उसके जैसी अमीर लड़की के लिए शादी करने की जगह थी। मैंने ऑनलाइन देखा कि वहां के घरों की कीमत कितने मिलियन में है। यह पागलपन था। जेना ने मुझसे कहा था कि वह चाहती है कि मैं शादी से पहले एक हफ्ता उसके साथ बिताऊं। यह मंगलवार था और वह उस रविवार तक हमेशा के लिए अकेली जिंदगी नहीं छोड़ेगी। बहुत से लोगों ने कहा कि 19 साल की उम्र में शादी करना पागलपन है, लेकिन मैं कौन होता हूं दूसरे जोड़े को जज करने वाला। अगर वे एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने प्यार के लिए तैयार और आश्वस्त थे, तो फिर रूढ़िवादिता को नरक में डाल दो। तो मैं जमैका स्टेशन पर थी और मुझे ट्रेन में 2.5 घंटे और लगे इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कि मैं न केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी देखूंगी, बल्कि मैं निकोलस लीस्टर को 10 महीने बाद फिर से देखूंगी, जब मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि मैंने वेब पर जो कुछ भी पाया था। निक बेस्ट मैन था और मैं दुल्हन की सहेलियों में से एक थी। जरा सोचिए, शायद हमारे घावों को भरने का समय आ गया था, शायद माफ करने का समय आ गया था। मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हम आमने सामने होने वाले थे और यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता था। यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्द मिलते हैं मूवी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।